दिन को हमारे देश में नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के महान दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत साल 1985 में हुई थी, जब भारत सरकार ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में इस दिन को मनाने का फैसला किया था। विवेकानंद के विचारों ने युवाओं को हमेशा प्रेरित किया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि युवा किसी भी देश के लिए आशीर्वाद समान है, क्योंकि वो ही देश के भविष्य को परिभाषित करते हैं। तो आप सभी देशवासियों को भी और खास करके मेरे युवा भाइयों बहनों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं राष्ट्रीय युवा दिवस की। दोस्तों, आप हम सबके कंधों पर भारत के भविष्य की जिम्मेदारी है, तो जिंदगी में हमेशा नेक काम करें, अच्छे काम करें, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, विकसित भारत युवा लीडर डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन होगा आज 12 जनवरी को, और इस युवा दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के यंग लीडर से बातचीत करेंगे। विकसित भारत युवा नेता संवाद देश के युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा में शामिल करने की एक अनोखी पहल है, ये कहना है पीएम मोदी का। और आज प्रधानमंत्री युवाओं से जानेंगे विकसित भारत का रोड मैप, विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज युवाओं को मार्गदर्शन भी करेंगे। आज रविवार को युवाओं से साल 2047 के विकसित भारत के रोड मैप को जानेंगे पीएम मोदी। और भी देश भर के अलग अलग राज्यों में आज युवा दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम होंगे। मध्य प्रदेश के लिए भी ये युवा दिवस ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ भी, और एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा आज एमपी में। विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली भी बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, कल 13 जनवरी को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर जाएंगे, यहाँ सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करेंगे। कल सोमवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, और ये जो नई सोनमर्ग टनल की सौगात देंगे पीएम मोदी, ये टनल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही फायदेमंद टनल होगी। दोस्तों, 12 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार हुई है, और ये श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। इससे जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास भी बढ़ेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के करोड़ों किसान भाई लोगों के लिए दो बड़ी खबर आ रही है। पहली तो ये कि बजट को लेकर कृषि मंत्री ने अपनी कुछ मांगे रखी है, और दूसरा एमएसपी पर किसान संगठनों ने भी क्या कहा, देखिए जरा आप। एक तो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए अपने मंत्रालय के बजट प्रस्तावों पर बातचीत की, और एमएसपी के मुद्दे पर जो किसानों में नाराजगी देखी जा रही है, इस मुद्दे को भी कृषि मंत्री ने देश की वित्त मंत्री के सामने रखा। तो उम्मीद है दोस्तों, बजट में किसान भाई लोगों के लिए सरकार कुछ अच्छे फैसले ले सकती है। एक रिपोर्ट तो ये आ रही कि किसानों को बजट में बड़ी राहत देने की तैयारी में है सरकार। क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपए तक का ऋण मिल पाएगा किसान भाई लोगों को। इसके अलावा भी बजट 2025 में आम आदमी के लिए मुफ्त आय का दायरा बढ़कर 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। मध्यम वर्ग को राहत दे सकती है सरकार टैक्स वगैरह में भी। 1947 से लेकर साल 2024 तक के बजट में इनकम टैक्स यानी आयकर का सफर अब तक कुछ यूं रहा। जब हमारा देश आजाद हुआ तब 1500 रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री थी। उसके बाद ये लिमिट को बढ़ाई गई। अभी आपको पता होगा 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है हमारे देश में, है ना। चलिए पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन को भी 7500 रुपए करने की मांग की गई। पेंशन धारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, और इस दौरान उन्होंने अपनी ये मांग भी सामने रखी। तो उम्मीद है कि सरकार बजट में इस पेंशन को लेकर भी कुछ अच्छा फैसला ले सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है, भारत बिग डेटा की आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बनी संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। और एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही कि जनवरी के पहले 9 दिनों में ही देश के 4 बैंकर्स ने खुद की जान ले ली। बैंकिंग एक्सपर्ट का यह कहना कि अब सरकार को तुरंत जागना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग कर्मचारियों पर काम का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो अपने कार्यस्थल के वातावरण से असंतुष्ट हो जाते हैं, और ये कुछ केस सामने देखने को मिले जब बैंकर्स जीवन में इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उम्मीद है सरकार अब बैंक कर्मचारियों को लेकर भी कुछ अच्छा फैसला लेगी। वहीं देखिए अगली खबर दोस्तों, नीरज चोपड़ा चुने गए साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट। 5वें स्थान पर अरशद नदीम का नाम रहा, जो कि एक पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोवर है। लेकिन भारत के लिए यह बड़े गर्व की बात रही है कि 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक अवार्ड नीरज चोपड़ा को मिला है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, अब आप 42 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले पाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब वो सरकारी कर्मचारी जो अगर अपना अंगदान करेंगे, ये कमिटमेंट करते हैं, तो उन्हें अपने कार्यकाल में 42 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। वैसे तो इस बाबत आदेश 2023 में जारी हो चुका था, लेकिन अब इसे नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब और आईआईएमए वेंचर्स ने हाथ मिलाया और लॉन्च किया महिलाओं पर आधारित स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0। ये जो नया टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया गया दोस्तों, इसका उद्देश्य है भारत में महिला केंद्रित वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ये कार्यक्रम फिनटेक से जुड़े शोधकर्ताओं को महिलाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने वाले समाधानों की अवधारणा और विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है। चलिए बड़ी खबर देखिए। जो एचएमपीवी वायरस फैल रहा आजकल भारत में, चीनी वायरस, ये अपने पैर और पसारता जा रहा। एक सप्ताह के अंदर ही गुजरात में 4 मामले सामने आ चुके हैं। अब एक 9 महीने का बच्चा और संक्रमित मिला। बीती देर रात भी एचएमपीवी वायरस का एक और मामला सामने आया। अब असम राज्य में भी 10 महीने का एक बच्चा पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में दोस्तों भारत में अब तक कुल कितने एचएमपीवी संक्रमित केस मिल चुके हैं, तो उसका ये पूरा डेटा भी आप देख सकते हैं। भारत के इन राज्यों में अब तक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। जहां जहां आप ये रेड एरिया में नक्शा देख रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम और
और उत्तर प्रदेश में। कुल मिलाकर भारत में एचएमपीवी के 16 केस हो चुके हैं टोटल, जिनमें गुजरात में सबसे ज्यादा 4 हैं और महाराष्ट्र में 3 मामले सामने आ चुके हैं। ये 16 ही केसों की लिस्ट आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में कुल कितने केस हैं। और एचएमपीवी वायरस को लेकर बिहार की नीतीश सरकार भी अलर्ट हुई। मॉक ड्रिल से परखी जाएगी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी अस्पतालों में। तो अभी ये माहौल चल रहा है एचएमपीवी को लेकर। आगे जो भी अपडेट आता मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि मां को भी शांति से जीने का हक है। और हाईकोर्ट ने बेटे बहू को बुजुर्ग महिला के घर से ही बर्खास्त कर दिया। दरअसल जो बेटा बहू अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, बुजुर्ग दादा दादी की, या रोजाना उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये चेतावनी भरी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे केस में बेटा बहू को चाहे तो बुजुर्ग माँ बाप घर से बेदखल कर सकते हैं, घर से बाहर निकाल सकते हैं उन्हें लात की लगा के, क्योंकि ऐसे बेटा बहू किस काम के जो बुजुर्ग माँ बाप की भी सेवा नहीं कर रहे हो। और मैं तो कहता हूँ दोस्तों, ऐसे बेटा बहू को घर में रखना भी नहीं चाहिए जो आए दिन माँ बाप को परेशान करते हो, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में गर्जा मोहन यादव का बुलडोजर महाकाल मंदिर के पास तोड़े गए 257 घर। बड़ी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहले ही दिन 50 मकान और धर्मस्थल तोड़े गए। टोटल 250 से ज्यादा घर तोड़े जा रहे हैं। 2 हेक्टेयर जमीन खाली की जाएगी। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हालांकि यहाँ रहने वाले परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। और यूपी के संभल में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। एसडीएम ने चलवाया बुलडोजर। जामा मस्जिद के पास में बनी दुकानें तोड़ी गई। 3 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराया। ये तो मतलब अवैध भूमि पर कब्जा करके बनाई गई थी दुकानें, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के लिए भारतीय सेना को मिला हिम कवच। डीआरडीओ ने लॉन्च की नई यूनिफॉर्म, जो कि जवानों को -60 डिग्री तापमान में भी ठंड नहीं लगने देगी। ये जवानों के लिए बहुत ही अच्छा इनोवेशन है वाकई में। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ऐसे जवान जो कि जम्मू लद्दाख बॉर्डर पर या ठंडे बर्फीले इलाकों में तैनात रहते हैं ना, तो उनके लिए ये नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है, जिसको नाम दिया है हिम कवच। यूनिफॉर्म ने सभी टेस्टिंग पास कर लिए हैं और ये हिम कवच 20 डिग्री तापमान से लेकर -60 डिग्री तक के तापमान पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों। इस बार आने वाली 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम की जाएगी। सुरक्षा बलों ने जब्त किए हथियार पीओके से लाए गए थे। कई सारे आतंकियों को पकड़ा गया जो कि गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करवाने की साजिश कर रहे थे। जम्मू के बारामूला में भी सेना पर हमला करने वाले आतंकियों के 3 साथी गिरफ्तार हुए और इनके पास AK-47 समेत हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। चलिए बड़ी खबर आ रही। बिहार में बीपीएससी की पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर आज रविवार को बिहार बंद का ऐलान किया है। छात्रों और दुकानदारों का पूरा समर्थन मिलेगा। पप्पू यादव की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बीपीएससी की ये 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। इधर छात्र संगठनों का भी कहना कि छात्रों की मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जाप कार्यकर्ताओं ने भी मसाल जुलूस निकाला। और वहीं खबर आ रही, ट्रेवल एजेंसी का मालिक पंकज बजाज भी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस पर इनाम रखा था। लोगों के साथ गंदा खेल खेला करता था और लाखों रुपए की लोगों के साथ ठगी की, तो अभी से अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं खबर है, गुजरात अहमदाबाद में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव। दुनिया भर के पतंगबाज यहाँ हिस्सा लेंगे। मकर संक्रांति तक चलेगा ये पतंग उत्सव। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए जियो ने 2025 में एक और धमाका ऑफर निकाला। करोड़ों यूजर्स को 2 साल तक बिल्कुल फ्री मिलेगी ये सुविधा। दरअसल जियो की तरफ से कुछ नए ऑफर प्लान पेश किए गए हैं। अब इन यूजर्स को YouTube प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन प्लान भी बिल्कुल फ्री मिलेगा 24 महीने तक। जो यूजर रिलायंस जियो फाइबर या जियो एयर फाइबर पोस्टपेड का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें ये 24 महीने का फ्री YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर किया जा रहा है। 2 साल तक बिल्कुल फ्री मिलेगा। नए साल 2025 में जियो यूजर्स के लिए इन प्लान के साथ में ये ऑफर निकाला गया। ये अलग अलग रिचार्ज प्लान है। और इसके अलावा जियो ने सिर्फ 49 रुपए का भी एक और प्लान निकाला, जिसमें आपको अनलिमिटेड डेटा की फैसिलिटी मिलेगी। जी हाँ, अगर आपका एक ही दिन के लिए बहुत ज्यादा इंटरनेट यूजेज होता है तो आप ये रिचार्ज प्लान करवा सकते हैं। बाकी जनरली आपको पता होगा 15-20 रुपए में 1 GB डेटा मिलता है अगर हम टॉप अप करवाते हैं डेटा पैक का। तो लेकिन दोस्तों अब जो जियो ने ये नया 49 रुपए वाला प्लान पेश किया, इसमें 1 दिन तक के लिए आपको लगभग 25 GB डेटा मिलेगा हाई स्पीड, और उसके बाद भी अनलिमिटेड डेटा मिल पाएगा, है ना। और BSNL कंपनी ने भी दोस्तों 84 दिन का एक स्पेशल प्लान लॉन्च किया है, जिसमें ग्राहकों को फ्री कॉलिंग और डेटा वाले 2 सस्ते प्लान भी निकाले हैं। एक 628 वाला और एक 215 रुपए वाला प्लान है। इनमें आपको और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। केक की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार के खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। CAG द्वारा ये नई रिपोर्ट जारी की गई दिल्ली शराब नीति पर, जिसमें बताया गया कि केजरीवाल सरकार ने फैसलों पर LG की मंजूरी नहीं ली। शराब ठेकों के लाइसेंस में भी गड़बड़ी की गई। नेताओं को भी घूस खिलाई गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से 25 दिन पहले CAG की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है। और CAG द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर केजरीवाल ने भी अपना जवाब देते हुए कहा कि शराब घोटाले में दिल्ली को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी नेताओं को मिली रिश्वत। बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने यह पलटवार भी किया। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि केजरीवाल ने अन्ना जैसे संत का इस्तेमाल
किया। सत्ता में आकर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। 5 फरवरी आपदा से मुक्ति का दिन है। तो ये दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। इधर बीजेपी ने भी शीश महल पर एक और गीत और पोस्टर जारी कर केजरीवाल पर निशाना भी साधा। और दिल्ली चुनाव का एक और अपडेट देखिए, संजय सिंह बोले कि प्रवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड से जीतते हैं मोदी। तो वहीं इधर संजय राउत भी बोले कि महाराष्ट्र में भी निकाय चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस और शरद पवार से कोई गठबंधन नहीं रहेगा। इधर दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में टोटल 29 नाम जारी किए। 5 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें 2 SC की महिलाएं हैं। कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट मिला है। दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से ये दूसरी सूची जारी की गई और इस सूची में मुख्य नाम कौन कौन है देख सकते हैं आप। तो ये कुछ पॉलिटिकल अपडेट चल रहे हैं। और चलिए अगली खबर देखिए, किसान आंदोलन पर अपडेट आ रहा। आमरण अनशन कर रहे किसान नेता डलेवाल की हालत काफी गंभीर हुई। अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। इसी बीच अब तेलंगाना राज्य में भी एक किसान भूख हड़ताल पर जा चुके हैं। हरियाणा से जत्था आज खनौरी बॉर्डर पर पहुंचेगा। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। महाकुंभ के लिए NHAI ने टोल टैक्स फ्री किया। प्रदेश के सभी जिलों से बसें चलेगी, है ना। तो अब मतलब महाकुंभ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस रूट पर 28 फरवरी तक टोल टैक्स को बिल्कुल फ्री कर दिया।